हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले जब भी हम उस कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें उस कंपनी का ROE और ROC लिखा हुआ जरूर मिलता है। पर सवाल ये है कि ये ROE और ROC का मतलब होता क्या है, क्या है ये दोनों। बस आप इतना समझ लीजिए, ये दोनों जो भी चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों को देख करके आपको कंपनी के बारे में ऐसी चीज़ का पता चल जाता है जिससे कि आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हो या नहीं। इसलिए इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर सही देखिएगा। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम ROE और ROC को अच्छे से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को भी बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी हमें कोई बिजनेस करना होता है तो किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस चीज को कहते हैं पैसा, पूंजी यानी कि कैपिटल। और आप यही कैपिटल दो तरीकों से पा सकते हो। पहला तरीका है इक्विटी, यानी कि आपको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचनी है जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और आप अपनी कंपनी की इक्विटी बेच करके जब पैसे पाते हो तो उसका यह मतलब होता है कि अब आपको उस पैसे को जो आपने कंपनी की हिस्सेदारी बेच करके पाए हैं उस पैसे को आपको वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति ने आपके कंपनी का हिस्सेदारी खरीदा है उस व्यक्ति को हम आपके कंपनी का इन्वेस्टर कहेंगे। और उस इन्वेस्टर को फायदा तभी होगा जब आपकी बिजनेस ग्रो करेगी और उस इन्वेस्टर को घाटा भी तभी होगा जब आपकी बिजनेस घाटे में जाएगी। तो इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा या लॉस, यह उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक हो जाता है जिस कंपनी में उस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी को फायदा होगा तो उस इन्वेस्टर को भी फायदा होगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी। और अगर कंपनी का लॉस होगा तो उस इन्वेस्टर को भी लॉस होगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू घटेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इक्विटी के थ्रू फंड रेज करती है। और जो दूसरा तरीका है फंड रेज करने का यानी कि कैपिटल पाने का, वो है डेट यानी कि कर्जा लेकर। और जब भी कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी से कर्जा लेती है ना तो उस पैसे को कंपनी को फ्यूचर में वापस लौटाना भी पड़ता है और वो भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के साथ। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी कहां से और किससे डेट यानी कि कर्जा ले रही है। और कंपनी जिससे भी कर्जा ले रही है ना तो कंपनी को फ्यूचर में उसे एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ वो सारे पैसे को यानी कि जितने कंपनी ने कर्जा लिया था वो पैसे और साथ में एक फिक्स इंटरेस्ट होगा, ये सब मिला के जो पैसा होगा ना उस पैसे को कंपनी को उससे लौटाना पड़ेगा जिससे कंपनी ने कर्जा लिया था, ताकि वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके यानी कि अपने बिजनेस को फैला सके। तो इन दो तरीकों से बिजनेस के लिए पैसे उठाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी को कंपनी का नेट वर्थ भी कहा जाता है। नेट प्रॉफिट का यह मतलब होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने के बाद अपने सारे इंटरेस्ट चुकाने के बाद और टैक्स देने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच गया उसे ही हम कंपनी का नेट प्रॉफिट कहेंगे। और जब हम उस प्रॉफिट को कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कंपनी का ROE मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम है AB लिमिटेड। अब मुझे भी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए पैसे, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं अपने कंपनी का हिस्सेदारी बेच करके पैसे जुटाऊंगा जिससे कि बाद में मुझे ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से 100 रुपए लगाए और मैंने 100 रुपए अपने दोस्त से भी मांगे और मैंने उससे अपने कंपनी का 50% इक्विटी दे दिया। यानी कि अब मेरा दोस्त मेरे कंपनी का 50% ओनर है यानी कि 50% का शेयर होल्डर है। ठीक है ना, तो मैंने दिए 100 रुपए, मेरे दोस्त ने दिए 100 रुपए। ठीक है ना, तो मेरे पास कंपनी की जो ओनरशिप है वो है 50% और मेरे दोस्त के पास जो कंपनी की
ओनरशिप है वो भी है 50%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का टोटल शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि कंपनी का टोटल नेटवर्थ कितना हो रहा है, मैंने दिए 100, मेरे दोस्त ने दिए 100, यानी कि टोटल हो रहा है 200। और अब मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे अपने बिजनेस में 100 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि मुझे पहले प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से मैंने अपने सारे इंटरेस्ट चुका दिए और मैंने टैक्स भी चुका दिए। मैंने इंटरेस्ट भी चुकाया है और टैक्स भी चुकाया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मेरे पास जो अपने सारे इंटरेस्ट और टैक्स चुकाने के बाद जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा वो है 100 रुपया। अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज को ना इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं कि मेरी कंपनी एबी लिमिटेड की जो ROE है वो कितनी है। तो मैंने क्या किया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को क्या किया, मैंने कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर दिया जो कि है 200 रुपया। ये 200 रुपया कैसे आया, क्या किया, मैंने जो 100 रुपये लगाए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, फिर मेरे दोस्त ने जो 100 रुपये मुझे दिए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ये 100 रुपया कंपनी को देके मैंने इस कंपनी की हिस्सेदारी ली है 50%। मेरे दोस्त ने 100 रुपया दे करके मेरे कंपनी का हिस्सेदारी लिया है, कितना लिया है, 50%। हम दोनों के पास ही 50-50% का ओनरशिप है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर इक्विटी हो रहा है 100 को जोड़ के क्या हुआ 200। तो मैंने क्या किया कि 100 को 200 से डिवाइड कर दिया। और जब मैं ROE को परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ताकि मेरी जो आंसर है परसेंटेज में आ सके वो आई 50%, यानी कि मेरी जो कंपनी है एबी लिमिटेड इसकी जो ROE है वो है 50%। और अगर किसी भी कंपनी का ROE कई सालों से, जैसे कि 3 सालों से, 5 सालों से या 10 सालों से, किसी भी कंपनी का ROE अगर 15% से ऊपर रहता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। किसी भी कंपनी का ROE 15% से ऊपर है कई सालों से, तो उसका ये मतलब हुआ कि वो कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही मजबूत है। अगर ROE 10% से ऊपर रहता है तो भी ठीक है, लेकिन 15% के अगर ऊपर है ROE ना, तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल होता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ROE का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पे यानी कि कंपनी अपने नेटवर्थ पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको किसी कंपनी का ROE कई सालों से 12% या 15% दिख रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है और आप यही चीज देख करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। नहीं, केवल आपको एक ही रेशियो पे रिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, ROE का 12% और 15% होना नेसेसरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपको ROE के अलावा भी और भी कुछ रेशियोज देखने होते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी कंपनी की एनालिसिस करते हो तो आपको उस कंपनी की ROE के साथ ROCE भी देखना चाहिए। ROC का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम एबिट भी कहते हैं और इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। यानी कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसे हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और प्रॉफिट होने के बाद सारे इंटरेस्ट चुकाने के बाद और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच जाता है उसे हम कंपनी का नेट प्रॉफिट कहते हैं, जिसका यूज हमने ROE में किया था। अब ROC में क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, यानी कि उस प्रॉफिट को जहां पे हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस अभी तक नहीं चुकाए है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि अभी जो कंपनी के पास प्रॉफिट आया है ना, कंपनी ने उस प्रॉफिट में से अभी तक इंटरेस्ट नहीं चुकाया है, टैक्स भी नहीं चुकाया है। तो उस प्रॉफिट के हिस्से को अगर हम कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है उसे ही हम उस कंपनी का ROCE कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। मैं आपको समझा रहा हूं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए टोटल कितना कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, यानी कि कंपनी ने टोटल कितने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है ताकि कंपनी अपने बिजनेस को कर सके या फैला सके। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इक्विटी और डेट दोनों को कंसीडर करते हैं, यानी कि कंपनी ने जितने फंड्स इक्विटी बेच करके रेस किए हैं हम उसको भी कंसीडर करेंगे, और कंपनी ने जितने फंड्स कर्ज लेकर के रेस किए हैं अपने बिजनेस को करने के लिए हम उसको भी कंसीडर करेंगे।
अभी दोनों को जब हम जोड़ देंगे ना तो हमें मिल जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे भी आप सेम एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है। यानी कि मेरी कंपनी है जिसका नाम है एबी लिमिटेड। तो मैंने क्या किया था कि मैंने पहले कंपनी की हिस्सेदारी को बेच करके फंड रेज किया, जहां पे मुझे और मेरे दोस्त को अपने कंपनी में यानी कि एबी लिमिटेड में 50-50% की ओनरशिप मिली। पर साथ ही में मैंने ना कर्ज भी लिया था। मैंने कर्ज लिया 200 रुपए का। तो मैंने कर्ज लिया 200 रुपए का, ठीक है ना, और मैंने इक्विटी देकर के फंड रेज किए 200 रुपए। तो मैंने टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, यानी कि मैंने टोटल कितना कैपिटल जुटाया अपने बिजनेस को करने के लिए? सही सोचा, 400 रुपया। तो अब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं जिस चीज की बिजनेस कर रहा हूं, यानी कि मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसे सेल करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 400 रुपया। लेकिन अभी ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिना जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक ना तो इंटरेस्ट चुकाया है और ना ही मैंने टैक्स दिए है। यानी कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ना एबिट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि है मेरे कंपनी का यानी कि एबी लिमिटेड का 400 रुपया। तो अब अगर हमें इस कंपनी का ROCE निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो एबी लिमिटेड की जो एबिट है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 400 रुपया। मैंने यहाँ पे 400 रुपया लिखा है, आप देख लीजिए। फिर मैं क्या करूंगा कि जितनी कैपिटल एबी लिमिटेड के लिए इंप्लॉय किए गए हैं यानी कि इक्विटी से भी और डेट से भी, तो उस सारे कैपिटल को जोड़ के जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 400। ये 400 कैसे आया? मैंने कर्ज लिया हुआ है 200 रुपए का, 100 रुपए मैंने लगाए हैं, जिसके बदले मैंने अपनी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी ली है, और मेरे दोस्त ने भी 100 रुपए लगाए हैं, जिसके बदले मेरे दोस्त को एबी लिमिटेड की 50% हिस्सेदारी मिली है। तो ये 100 रुपया, ये 100 रुपया हो गया शेयर होल्डर इक्विटी जो हुआ 200 रुपया, और मैंने कर्ज लिया है 200 रुपया। तो इसको जोड़ने के बाद जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ रहा है 400 रुपया। और जब हमें ROCE को परसेंटेज में निकालना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो डिवाइड करके आंसर आएगा ना उससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ROCE को परसेंटेज में निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया? 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। तो जो मेरी कंपनी की यानी कि एबी लिमिटेड की जो ROCE आई वो आई 100%, जो कि काफी 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 बेहतर है। मैंने बिजनेस में बहुत ही अच्छा किया, क्यों है ना। अब देखिए, अगर किसी कंपनी का ROCE कई सालों से 15% से ऊपर होता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है उस कंपनी में निवेश करने के लिए। अगर ROCE 10% ऊपर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपनी का ROCE कई सालों से, जैसे कि 2 सालों से, 3 सालों से, 5 सालों से या 10 सालों से ना, अगर 15% ऊपर है ना किसी कंपनी का क्या ROCE, तो उसका ये मतलब हुआ कि वो कंपनी भी अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो ROCE का सिंपल सा ही मतलब हुआ कि कंपनी ने जितने कैपिटल इंप्लॉय किए हैं, यानी कि कंपनी ने जितने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, उस पर कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम ना ROE और ROC का जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो भूल जाते हैं। तो इससे भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हम ROE में क्या करते हैं कि हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं और उसे कंपनी के शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब ये हो गया ना कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के बाद, अपने सारे इंटरेस्ट चुकाने के बाद और सारे टैक्सेस चुकाने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच गया उसे ही हम कहते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। और शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि मतलब कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर ने टोटल कितने पैसे डाले हैं कंपनी में, उसे हम कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी कहेंगे, ठीक है ना। और ROC में क्या हो रहा है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट चुकाने से पहले और टैक्स चुकाने से पहले जो प्रॉफिट है, जिसे हम उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिट भी कहेंगे, इसे हम कंसीडर करते हैं। और इसे हम कंपनी के टोटल कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि कंपनी में कितने कैपिटल डाले गए हैं जिससे कि कंपनी अपने बिजनेस को कर सकती है, उसे ही हम टोटल कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। तो अगर हम इस चीज को कंपनी के टोटल कैपिटल इंप्लॉयड से डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें जो वैल्यू मिलता है उसे ही हम कंपनी का ROCE कहते हैं। टोटल कैपिटल इंप्लॉयड में हम कंपनी के इक्विटी और डेट दोनों के कैपिटल को कंसीडर करते हैं। आई होप कि अब आपको ROE और ROC का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है ना तो आप बेफिक्र होकर
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपना ओपिनियन आप मेरे साथ शेयर जरूर से ही कीजिए। और अगर अभी तक आपने IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। और IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहां तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।